2019 से पूरी दुनिया कोविड-19 के वबा में यानी पेंडेमिक में की लपेट में आ चुका है। आपको ये भी मालूम होगा कि कोविड पेंडेमिक हर देश से एक मुल्क से दूसरे मुल्क को जा रहा है और अप्स एंड डाउन्स इसके कंट्रोल में आए हुए हैं। हालांकि वैक्सीन भी आज अवेलेबल है। वैक्सीन के होने के बावजूद भी बहुत सारे दुनिया के ममालिक में कोविड पेंडेमिक ने कोहराम मचा रखा है। हिंदुस्तान और ख़ासकर हमारी वादी जम्मू और कश्मीर में भी कोविड पेंडेमिक ने काफ़ी गहरा असर डाल रखा है। और अगर आप देखेंगे कोविड पेंडेमिक से आपको जैसे पता है कि ज़्यादातर लोग निमोनिया के शिकार हो जाते हैं। निमोनिया मीन्स दोनों लंग्स यानी उसके दोनों पर जो होते हैं लंग्स के फेफड़े जिसको हम बोलते हैं आम फैम उर्दू लैंग्वेज में, दोनों पर इन्फेक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसको निमोनिया बोलते हैं। उस कोविड निमोनिया से ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनका ऑक्सीजन की लेवल निमोनिया की वजह से कम हो जाती है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन दे के भी कुछ लोगों को कंट्रोल नहीं हो पाता है, उनको हमें फिर वेंटिलेटर देना पड़ता है। और दुख की बात यह है कि कुछ लोगों को हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, वो इंतकाल कर जाते हैं। मगर खुशकिस्मती की बात यह है कि अक्सर लोगों में कोविड-19 का इन्फेक्शन जो है ये माइल्ड होता है, मामूली सा होता है। थोड़ी सी खांसी बुखार और 10-15 दिन के वक्त में ठीक हो जाता है। बहुत ही कम लोगों को डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत पड़ती है, कोई दवाई की ज़रूरत पड़ती है और कभी हॉस्पिटलाइजेशन यानी दाखिल होने की भी ज़रूरत पड़ती है, वो बहुत ही कम लोगों की। इसका मतलब यह है कि रिकवरी रेट 90% से ऊपर है। तो इतनी खतरनाक बीमारी भी नहीं है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चूँकि इस वक्त एक ही बार पूरी दुनिया इस लपेट में आ चुकी है और हेल्थ सिस्टम पे ऊपर दबाव डाल रखा है और मीडिया के इंफॉर्मेशन की वजह से सारे लोगों की इंफॉर्मेशन, पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन शाम को आपको डेस्कटॉप या में टीवी सेट में या अपने मोबाइल पे पहुंच जाती है। तो इस वजह से लोगों में डर और खौफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर हम देखेंगे इतनी मॉर्टेलिटी, उतनी डेंजरस कंडीशन नहीं है, लेकिन डर और खौफ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की बूछाड़ की वजह से भी है। तो मेरा मैसेज ये होगा लोगों के लिए कि पहले ये डर और खौफ निकाल दे, फिर दूसरी चीज़ ये सीख ले, अरे कोविड-19 होता कैसे है, लाग कैसे लगती है, दूसरे आदमी से, दूसरे इंसान से कैसे लग जाती है, उसको रोकथाम किया जाएगा। अगर रोकथाम करेंगे तो इसकी इन्फेक्शन की रेट कम हो जाएगी। जब तक पूरे लोग वैक्सीनेशन में आ जाएंगे, जब वैक्सीन मिलेगा लोगों को, फिर ये बीमारी इतना असर हमारे हेल्थ सिस्टम पे, हमारी सोसाइटी पे नहीं डाल पाएगी। तो अभी जो अगर मैं कहूँगा आपको, जो कोविड-19 पेंडेमिक बचाया कैसे जाएगा, वो मेरे ख्याल से हर बच्चे से बड़े इंसान को आजकल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि कोविड-19 पेंडेमिक कैसे में। बात जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं दोहरा रहा हूँ कि अगर हम मास्क लगाएंगे, मास्क अगर एक सिंगल मास्क लगाएंगे और अगर इस मास्क के ऊपर दूसरी मास्क लगाएंगे, डबल मास्क लगाएंगे, तो मास्क से जो इसके आसपास के एरियाज जहाँ से हवा निकलती है या हवा अंदर आती है, वो अगर पूरी तरह सील की जाएगी और वो वाली मास्क जिसको N95 देंगे, तो अगर ये लगाएंगे, जिस मरीज को इन्फेक्शन होगा अगर वो लगाएंगे, तो कम से कम 2 से 3% चांस है ये इन्फेक्शन फैलाएगा, मीन्स बहुत कम। और जो अगला बंदा इसके पास बैठा होगा अगर वो भी मास्क लगाएगा, तो ये उससे भी 10 गुना कम हो जाता है इन्फेक्शन। मास्क सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसको रुकाने के लिए। दूसरी ये चीज़ है कि जब हम आपस में बैठते हैं, बात करते हैं, अगर बहुत दूर से बात करेंगे, जैसे मेरे पास अभी मैं
कैमरा पे बोल रहा हूँ, मेरे साथ कैमरामैन है, वो 10 फुट से भी दूर है, तो ये बिल्कुल का बहुत ही कम एहतिमाल है कि मेरा उनको या उनका मेरे साथ इन्फेक्शन हो सकता है। जब हम मस्जिद में जाते हैं, जब हम किसी ताज़ियत पे जाते हैं, जब हम शादी में जाते हैं, और भी कोई सोशल गैदरिंग में जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, इसका खास ख्याल रखा जाए कि मैं अगले बंदे से दूर रह रहा हूँ, अपने आप को बचाने के लिए और उसको बचाने के लिए। वो बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद अब लोग डर रहे हैं कि हम टेबल को टच करेंगे, मोबाइल को टच करेंगे, पेपर को टच करेंगे, उससे हो जाता है। ऐसा कुछ खास रिसर्च ने नहीं दिखाया कि उन चीज़ों से नहीं लगता है। मैंने शर्ट पहनी, कुछ लोग अब सैनिटाइज करते हैं फिर हाथों को लगाते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं देखा गया कि उन चीज़ों से हो जाता है। मास्क और डिस्टेंस मेंटेन करने दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हम ये दो चीज़ें अपनाएंगे, खाली कोविड-19 नहीं बल्कि दूसरी जरासीम, दूसरे वायरसेस और बैक्टीरिया वाली बीमारियां जो है वो भी कम हो जाएंगी। जैसे ट्यूबरकुलोसिस हमारे देश में बहुत आम है। अगर हम ये डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, मास्क है, टीबी भी नहीं हो जाएगा। हमारे सड़कों पे इतनी डस्ट, गलाजत, इतनी धूल मिट्टी आ जाती है, अगर हमारे मुंह पे मास्क है तो उससे भी हमारा फेफड़ा बच जाएगा उसके बुरे असर से। स्मोकिंग करते हैं लोग, मास्क स्मोकिंग से भी प्रिवेंशन कर सकती है। तो ये एक हेल्दी साइन है, डिस्टेंस रखना और हैंड वॉशिंग करना और मास्क रखना, ये हेल्दी साइन है, यही अपनाना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद हर बंदे को चाहिए वो वैक्सीन करे। वैक्सीन के बारे में बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है बीच में। अभी मुझे कोई वीडियो सर्कुलेट हो रहा था कि ये नोबेल लॉरेट ने कहा है कि सारे लोग 2 साल में मरेंगे जो वैक्सीन लेंगे। ऐसी डिसइन्फॉर्मेशन क्रिएट की जाती है। कुछ लोग सैडिस्टिक होते हैं या कुछ लोगों को पता नहीं क्या उनके मन में आता है, वो लगाते हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन। इस पे कोई कान धरने की ज़रूरत नहीं है। जो सच्ची इन्फॉर्मेशन वो हेल्थ डिपार्टमेंट देता है, सरकारी अमला देता है, प्रॉपर टीवी में देता है। वो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाएगी, उसको व्हाट्सएप में और ऐसे में भेजने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। अगर नोबेल लॉरेट बोलेगा उसको तो बीबीसी डिस्प्ले करेगा शाम को, वॉइस ऑफ अमेरिका, सारे नेशनल टीवी देंगे। ऐसा नहीं है, ये ऐसे गलतफहमियां है। लोगों से इस्तदा ये है मेरी कि उनको प्रॉपर रिसर्च वाला वैलिडेटेड इंफॉर्मेशन जो है, जो गवर्नमेंट के हेल्थ स्ट्रक्चर से आता है, जो प्रॉपर एक्सपर्ट्स की तरफ से आता है, उस पर सुनिएगा और ये स्ट्रे मैसेजेस को प्लीज़ इग्नोर करिएगा, तो वैक्सीन करिए। अब जो कोविड-19 बीमारी है, मैं 2-3 चीज़ें बता दूंगा इसके बारे में कि इसकी वजह से हमें कौन सी मुज़र असरात हो जाती है। एक तो हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि निमोनिया हो जाता है। निमोनिया के अलावा कोविड-19 देखा गया ये इंटेस्टाइन को भी इफेक्ट कर सकता है, ब्रेन को भी, नर्व्स को भी, ब्लड वेसल्स को भी, लेकिन वो बहुत ही कम मकदार में ऐसे केसेस आ जाते हैं। मेन ये निमोनिया की वजह से प्रॉब्लम कर जाता है, तो वो हमने बताया आपको। उसके लिए सब लोगों को कोई बेसिकली कोविड-19 का कोई दवाई है नहीं। लोग लेते हैं, विटामिन वगैरह, एंटीबायोटिक वगैरह दिए जाते हैं, मगर उनका कोई असर नहीं देखा गया। देयर इज़ नो प्रूफ कि उनकी वजह से कोई कोविड-19 में फ़र्क आ सकता है। दो ही चीज़ें बेनिफिशियल है, एक तो वैक्सीन जो बचाने के लिए है, और जिसको निमोनिया हो गया, सीवियर हो गया, उसके लिए एक दवाई जो प्रूव है वर्ल्ड ओवर, उसको बोलते हैं स्टीरॉयड की मेडिसिन। वो डेक्सामेथासोन है या हाइड्रोकॉर्टिसोन या वाइसोलोन, जो भी, उसको स्टीरॉयड की दवाई, ये एक दवाई है जिसने ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रूव किया है कि इसकी वजह से मरीजों की जानें बचाई जाए और जो लंग की कॉम्प्लिकेशन, फेफड़े की प्रॉब्लम हुए, उसको बचाया जाएगा। तो हम स्टेरॉइड दवाइयाँ आमतौर देते हैं उन मरीजों को जिनको ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है, 90 से कम, और जिनको एडमिट होना पड़ता है, उनको स्टेरॉइड की दवाइयाँ डॉक्टर साहब जनरली देते हैं। अब मसला क्या है, जब स्टेरॉइड देते हैं, आप लोगों ने सुना होगा स्टेरॉइड की दवाइयाँ आमतौर हम मना करते हैं लोगों को लेने से। आमतौर
ये क्वेक्स जो होते हैं, हकीम होते हैं, दूसरे जो पढ़े लिखे नहीं होते, मेडिकेट होते हैं, वो ये इन दवाइयों का इस्तेमाल ज़्यादा करवाते हैं। तो इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। स्टेरॉइड से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर हो जाती है, डायबिटीज़ बढ़ती है। स्टेरॉइड की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होती है, इनको आंखों में मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट हो जाता है। कुछ लोगों को फंगल इन्फेक्शन होती है, और स्टेरॉइड की वजह से इम्यूनिटी कम होती है, और यूरिन, चेस्ट, दूसरे इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट स्टेरॉइड के हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मौत हयात की कश्मकश में उस वक़्त में हमें स्टेरॉइड की इस्तेमाल की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ देते हैं हम। लेकिन जिन लोगों को ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ज़्यादा सीवियर बीमारी ने, उनको स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है। मैं डॉक्टर साहिबान से भी इस्तिदा करूँगा, जब तक बहुत ही ज़रूरी नहीं है तब स्टेरॉइड की दवाई तब तक नहीं देनी चाहिए। क्योंकि जब हम स्टेरॉइड देते हैं, इस मरीज़ की शुगर की लेवल बढ़ जाती है। जब शुगर हाई हो जाता है 300, 400, 500, अगर वो डायबिटिक पेशेंट नहीं भी था पहले, उसको डायबिटीज़ नमूदार हो जाती है कोविड से देखा गया एक कॉम्प्लिकेशन है न्यू ऑनसेट डायबिटीज़, नई पहली बार शुगर की बीमारी निकल आती है। और जब अब किसी बीमार को ऑलरेडी डायबिटीज़ है, उसको शुगर अनकंट्रोल हो जाता है, और उसके ऊपर अगर आप तीसरी चीज़ स्टेरॉइड भी देंगे, तब शुगर और ही आसमान पे चढ़ जाती है। आपको पता है अगर शुगर हाई हो जाएगा एक्यूटली, इसके अपने और मुज़िर असरात पड़ते हैं। उनमें क्या मुज़िर असरात है, ये कि कभी कुछ लोग कोमा में चले जाते हैं, उसको बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। और नई जो एक इन्फेक्शन आपने सुना होगा, मीडिया में बहुत लोगों ने इस पे बात की होगी, और नई जो चीज़ है, इन लोगों को जिनको हाई शुगर होता है, स्टेरॉइड मिली, उनको हो जाता है फंगस का इन्फेक्शन। और फंगस, आपको पता है फंगस क्या है? नॉर्मली ब्लैक फंगस आया न्यूज़ में, वाइट फंगस आया, येलो फंगस आया। फंगस के कलर्स बहुत सारे हैं। ये फंगस होता क्या है? फंगस एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया से थोड़ा सा बेटर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। ये ऑर्गेनिज्म नॉर्मली आपने देखा होगा, हमारे घरों में अगर कहीं चीज़ कोई गीली रहती है, जैसे हम रोटी रखते हैं, कपड़े रखते हैं, और जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है, या हमारे खेतों में, हमारे ज़मीन पे, जहाँ जहाँ ऑर्गेनिक मैटर होता है, वहाँ एक लावा जैसा वो वाइट लेयर बनती है, कॉटन जैसा, तो उसको फंगस बोलते हैं। वो फंगस के एक्चुअली वो फंगस अपने ग्रैन्यूल्स सिक्रीट करते हैं, वो कलरफुल ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो वो ग्रैन्यूल कैसा सिक्रीट करेगा, उसके बिना पे उसको नाम देते हैं हम, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस। जैसे वाइट फंगस इज कैंडिडा अल्बिकन्स, ब्लैक फंगस बोलते हैं जो एस्परजिलस नाइगर है। हालांकि आजकल जो म्यूकर माइकोसिस है, उसको भी ब्लैक फंगस के नाम से लोगों ने इनफॉर्मली मशहूर किया है। अब जैसे भी जो भी नाम है, फंगस उस लो नॉर्मली ये इंसान को हमला नहीं करता, बीमारी नहीं करता। जब तक इंसान की इम्यूनिटी यानी बीमारी की लड़ने की कुव्वत उसको नॉर्मल होती है, तब तक ये फंगस कुछ नहीं करता, ये आपके साथ दोस्त बना रहता है। लेकिन जब आपकी ये बीमारी की लड़ने की शक्ति यानी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उस टाइम ये फंगस पैथोजेनिक बनता है, यानी ये फंगस डेंजरस बनता है और ये बीमारी करता है। अब ये ब्लैक फंगस जो है, चूँकि कोविड-19 पेशेंट को कोविड की वजह से इम्यूनिटी कम हुई होती है, और उसके अलावा उसको डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ के अलावा उसको फिर शुगर के साथ स्टेरॉइड मिलते हैं, और ये तीन चीज़ें एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं इस फंगस की ग्रोथ के लिए। तो ये ग्रोथ, जैसे नॉर्मली ये स्पोर्स हवा में होते हैं, कहीं भी कीचड़ में होते हैं, जो ये ब्लैक फंगस जो है, ब्लैक फंगस का बेसिकली मॉर्टेलिटी यानी उससे खतरा हो सकता है जान को, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो जाएगी। लेकिन ब्लैक फंगस बहुत ही मुश्किल डायग्नोज करना है। मुश्किल मतलब ये अंदर ही अंदर दीमक की तरह नेज़ल कैविटी में या ब्रेन में या लंग्स में चला जाता है, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स के लिए चैलेंज है इसको डायग्नोज करना।
तो डॉक्टर्स को सस्पिशन बहुत हाई रखना है। जिस मरीज़ को स्टेरॉइड बहुत देर मिले हैं और जिस मरीज़ को शुगर हाई लेवल रही है, उसको अगर थोड़ी सी नाक से कोई डिस्चार्ज आई या खून निकला, कोई क्रस निकला, आँख में सूजन हो गई, चीख में सूजन हो गई, हेडेक हो गया, तो ऐसे मरीज़ को सीटी स्कैन या एमआरआई करके या फंगस का नेज़ल ये स्क्रैपिंग लेके एम्फोटेरिसिन बी की दवाई जल्दी देनी चाहिए ताकि उसको कंट्रोल हो जाए। कभी कभी एम्फोटेरिसिन बी कंट्रोल नहीं कर पाता है, तब जाके सर्जरी भी करनी पड़ती है। उसमें ईएनटी सर्जन, न्यूरो सर्जन या आई सर्जन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम कुल्लूम में मानेंगे, ब्लैक फंगस का जितना लोग डर चुके हैं, इतना जानलेवा नहीं है। 40-50% लोगों को अच्छी तरह इलाज दवाई से हो जाती है और ठीक भी हो जाते हैं। अभी मैंने परसों ही एक लेडी को म्यूकरमाइकोसिस के साथ अच्छी तरह डिस्चार्ज कर दिया। हमने म्यूकरमाइकोसिस कोई नई बीमारी नहीं है, ब्लैक फंगस नई बीमारी नहीं है, हमें सालों से इसको देखते आए हैं। क्योंकि हमें डायबिटिक पेशेंट्स को, जिनको डीके डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होते हैं, उनको म्यूकरमाइकोसिस आम हो जाता है, तो हम उनको ट्रीटमेंट करते रहे। और ऐसे लोगों को भी म्यूकर हो जाता है। सपोज किसी को ट्रांसप्लांट, किडनी, लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, उनको जो इम्यूनो सप्रेशन मिलते हैं, उनको भी म्यूकर हो सकता है। अगर किसी को इम्यूनिटी कम है कैंसर कीमोथेरेपी की वजह से, कभी ब्लड कैंसर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट या ब्लड कैंसर के लिए ट्रीटमेंट देते हैं, उनमें इम्यूनिटी कम होती है, उनमें भी म्यूकर हो जाता है। तो म्यूकर को ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि इतना डरना है। दूसरी चीज़ ये है कि म्यूकर बाहर के कंट्रीज़ में बहुत कम है, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी सफाई अच्छी होती है। इंडिया में म्यूकर बहुत ज़्यादा हो गया, इस वजह से यहाँ सफाई कम होती है और लोग स्टेरॉइड की दवाई खुद करते हैं यूज़। जो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वो ज़्यादा स्टेरॉइड यूज़ करते हैं। तीसरी चीज़, यहाँ डायबिटीज़ का बैकग्राउंड प्रिवलेंस भी बहुत ज़्यादा है। ये 2-3 फैक्टर्स की वजह से हुआ। तब भी अगर हम देखेंगे, कुछ 800 मरीज़ अभी तक डायग्नोज हुए ब्लैक फंगस। तो अगर हम 1.5 बिलियन पॉपुलेशन में देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। सो इतना हर किसी को नहीं है खतरा ब्लैक फंगस का, ये बहुत अनकॉमन चीज़ है। अब जो दूसरी कॉम्प्लिकेशंस जैसे कोविड से होती है, उनमें और जैसे मैंने बताया, एक डायबिटीज़, न्यूआंसर डायबिटीज़ भी है। हमें डायबिटीज़ की प्रेवलेंस ऑलरेडी ज़्यादा है। स्टेरॉइड का जो स्टेरॉइड देने का रिवाज ज़्यादा बढ़ गया, तो स्टेरॉइड की डोज जितना जल्दी कम कर पाए वो करनी चाहिए, और जब बहुत ही ज़रूरत है स्टेरॉइड तब भी देना चाहिए। और तीसरी चीज़, लोगों को खाने पीने में परहेज़ अच्छा रखना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, और डाइट में भी ख्याल रखना है, और एक्सरसाइज भी घर के अंदर ही अपने इहाते में भी अगर वो एक्सरसाइज करते रहेंगे ताकि शुगर कंट्रोल में रहेंगे, तब जाके हमें कोविड-19 और इस डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन में कंट्रोल आएगा।